कर रहे हैं एआई से, थोड़े से और ऊपर पहुंचते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क भी उसी से कर रहे हैं, थोड़ा और आगे जा रहे हैं तो सिनॉप्सिस भी उसी से बन रही है, उनकी जो एमफिल और पीएचडी की सिनॉप्सिस भी वही बना के दे रहा है। और पीएचडी के भी कुछ चैप्टर्स अगर लिखवा लेते हो तो अब हम लोगों को तो यहाँ से पता नहीं है। और कविताएं भी लिखी जा रही हैं, अब तो अनुवाद भी संभवतः हो ही रहा होगा, कविताएं भी लिखी जा रही हैं। और कविताओं की तो स्थिति ये है कि एक पत्रिका, प्रतिष्ठित पत्रिका है भागर्थ, उसमें तो शायद एक पूरा कॉलम है ना, एआई की कविताओं वाला, जिसमें वो कविताएं जो एआई जनरेट करती है उसको वो छापते हैं। तो ये पूरा एक परिदृश्य हमारे सामने है। और अनुवाद तो है ही, हम केंद्र में रख के बातचीत करेंगे ही, इस परिदृश्य को केंद्र में रखकर हम दोनों आप लोगों से बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल सारंग आपसे है, चूँकि आप उसके थ्योरेटिकल पार्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कि इस वक्त क्या चल रहा है एआई में, मतलब क्या कुल मिला के बड़ा भेड़िया धसान मची हुई है अपनी भाषा में हम कहें तो। कैसे इस पूरे समय को और एआई को कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने शब्दों में, इस तरह से कि एक लेमैन की भाषा में हम लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है? देखिए, दो चीज़ हैं। पहले तो पिछले महीने इस दुनिया को पहला एआई मंत्री मिला, कैबिनेट मिनिस्टर अल्बानिया में, डिएला नाम है उसका। वो काम ही ये करेगी या उसे करेगी या करेगा बोल दीजिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगी, वो भ्रष्टाचार को मेंटेन करेगी, जो चीज़ें हो रही हैं उसको बैलेंस करेगी। मतलब एआई मिनिस्टर आपके पास आ चुका है, तो आप सोच लीजिए कि वो कितना पावरफुल है और हमारे बीच में एक अस्तित्व के रूप में वो है। तो ये मौजूदा परिदृश्य है और ये कितनी तेज़ी से बढ़ेगा उसका एक उदाहरण ये है कि रेमंड कुर्जवील बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और दुनिया के सबसे जाने माने तकनीकी भविष्यवेता हैं, जो ये मानते हैं, जो कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से एआई लगातार तेज़ी से बढ़ेगा। और कमाल की बात है कि जब मैं यहाँ एआई पे बात कर रहा हूँ, हम सब लोग बात कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में इसको लेकर के बातचीत हो रही है और कोई नहीं जानता कि इसके क्या प्रभाव होंगे और किस रूप में आगे बढ़ेगा ये। चाहे वो स्टुअर्ट जोनाथन रसेल हो, शोशाना जुबॉफ हो, जेफरी हिंटन हो, यान लिकन हो, योशिया बेंची हो, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस वर्तमान परिदृश्य में, जो ये मान के चलिए कि जिनको नोबेल मिला है। जेफरी हिंटन तो वो नाम है जिन्होंने 2023 में गूगल से इस्तीफ़ा दे दिया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जोनाथन स्टुअर्ट रसेल इतना बड़ा नाम है कि उन्होंने एआई पर सबसे बेसिक किताब लिखी है। यदि आपको किताब उसको जानना हो तो उस परिदृश्य को आप देख सकते हो। हमारे यहाँ भारत में स्थिति बहुत कमोबेश, बहुत धीमी गति से ये सब चीज़ें चल रही हैं। एआई की ताकत ये है कि चीन जैसे कम्युनिस्ट राष्ट्र में, कम्युनिस्ट बोल सकते हैं यदि, वहाँ पर डेटा उत्पादन का 6वां साधन है। उनकी जो डेटा पॉलिसी है उसमें उन्होंने 6 उसको माना है कि ये हमारा एक अलग संसाधन है और वो 2015 में उन्होंने घोषित कर दिया था। तो ये पूरा परिदृश्य इस समय इस रूप में है कि बात कर रहे हैं तो हम लोग अभी जनरेटिव एआई में बात कर रहे हैं। हम लोग एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन जब हमारे पास इस समय मौजूदा परिदृश्य में जनरेटिव एआई है तो इसकी ताकत का अंदाज़ा आप तब लगाएंगे जब 2009 के आसपास सैम अल्टमन नाम के एक युवा ने पहली ओपनआई नाम से एक स्टार्टअप बनाया। 2014 में दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क ने उसमें 8,000 करोड़ रुपए लगाए और वहाँ से जा कर के जब झटका लगा कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो एक ओपन लेटर मीडिया में सर्कुलेट हुआ जिसमें 30,000 प्लस एक्सपर्ट्स के हस्ताक्षर थे कि ये कितना कठिन और जटिल हो सकता है। वहाँ से एलन मस्क वापस आ गए, उस स्टार्टअप में माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा लगाया। ओवरऑल ये परिदृश्य है। और जब ये एआई आपके जेनेटिक रूप से जब इंटीग्रेट करेगा तो किस लेवल पे होगा, ये बड़ा डेंजर हो जाएगा। यानी 2022 में न्यूरोलिंक बन चुकी है। न्यूरोलिंक में एलन मस्क का बाकायदा प्रोजेक्ट है, एफडीए से मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ा, इसका परिदृश्य बड़ा आशंकाओं से ग्रसित है। संभावनाएं तो बहुत दूसरी बात है, उस पर हम बात करेंगे।
अंत में इसकी ताकत, जब क्रिएटिव एस्पेक्ट पे हम जाते हैं तो क्रिएटिव एस्पेक्ट पे सर उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 2017 में जैक रोगवाक का एक नॉवेल था ऑन टू द रोड, उस पे एक रॉबिन वुडसन ने अपनी कार में सेंसर लगाए और सेंसर लगा करके न्यूयॉर्क से लेकर के लुसानिया तक की यात्रा की, और जितने पिक्चर्स थे उस पिक्चर्स के बेसिस पे एआई ने नॉवेल लिख दिया। तो ये ताकत है उसकी, तो रचनात्मक रूप से ये ताकत है। तो वर्तमान परिदृश्य कोलाहल से तो मचा हुआ है, लेकिन जो मैंने पहली बात शुरुआत रखी कि हमारे पास अब एआई मंत्री आ चुका है, तो आप समझिए कि किस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं। थैंक यू मैम। आगे बात करेंगे, दूसरे आयाम भी अभी बहुत सारे छूट रहे हैं। गीत भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ। दो प्रश्न हैं। एक हमारे मित्र हैं संतोष तिवारी जी मझोली से आए हुए हैं, उन्होंने हाँ बैठे हुए हैं, तो वो पूछना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए। वही प्रश्न है और जो मैंने भी उसमें मिलता जुलता लिख रखा था, तो लगभग मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। संतोष भाई ने ये पूछा है कि लेखक के पास ऐसा क्या है जिसे एआई कभी पकड़ नहीं पाएगा। एक इस आगे एक तो ये प्रश्न था, ऐसी क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, इसके बाद आप उसका भी उत्तर दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं, इसलिए इन दिनों तमाम माध्यमों पर हम अनुदित रचनाएं देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक पाठक को, एक सामान्य पाठक को वो फ़र्क कैसे समझ में आएगा कि ये भाई इसमें तो 90% एआई से मामला जुड़ा हुआ है, लिया हुआ है ना, या एआई से ही पूरी तरह से अनुदित है, या ये पूरा का पूरा मनुष्य का ही प्रोडक्शन है, उसकी ही रचनात्मकता का परिणाम है। बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो शायर का एक शेर याद आता है कि ले दे के अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। तो लेखक के पास वो नज़र होती है, पता नहीं एआई के पास होगी कि नहीं होगी, या बहुत सारे नज़रों का एक गुलदस्ता होगा, और बहुत संभावना भी सही शब्द नहीं है, आशंका इस बात की है कि नज़रों के इस गुलदस्ते से लेखक को नज़र लग जाएगी। बड़ा मुश्किल है ये एआई के इस दौर में। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कई बार कि आगे होने वाला क्या है। एक लेखक के रूप में मेरी आकांक्षा ये थी कि मेरे घर के तमाम काम जो है वो एआई कर दे, झाड़ू एआई लगा दे, पोछा एआई लगा दे, मेरी किताबों में जो धूल जमा रहती है उसकी सफाई एआई कर दे, ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लिखने में लगा सकूं। और एक दिन एआई आया और उसने बोला, बेटा सुन, ये सारे काम तू कर ले, लिखने का काम मैं कर लूँगा। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। ये लेखक, देखिए हम न एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ हर कोई लेखक की जगह पे कब्जा कर लेना चाहता है। एक उद्योगपति आता है, वो लेखक बन जाता है, लेखक की जगह पे बैठ जाता है। एक अर्थशास्त्री आता है, एक दुकानदार आता है, वो लेखक की जगह पे बैठ जाता है, लेखक की जगह पे कब्जा कर लेता है। और एक दिन पता चलता है कि कंप्यूटर आ गया, तकनीक आ गई, उसने लेखक की जगह पे कब्जा कर लिया। लेखक की जगह लगातार संकट में थी और एआई के आने से वो संकट बढ़ता चला जा रहा है। कैसे पहचानेंगे, जो दूसरा प्रश्न है, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ एआई ने लिखी है या आपने लिखी है, मनुष्य ने खुद लिखी है। कुछ ऐप्स आते हैं जो एआई डिटेक्शन करते हैं, लेकिन वो ऐप भी अभी तक पूरी तरह
सफल नहीं है। वो आपकी लिखी हुई चीज़ को AI द्वारा लिखी हुई चीज़ बता देते हैं और AI द्वारा लिखी हुई चीज़ को आपकी लिखी हुई चीज़ बता देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ास करके जनरेटिव AI ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है और उस पर अभी मुतमईन होकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। एक फ़र्क सिर्फ ये समझा जा सकता है कि अनुभूति की प्रामाणिकता जो किसी पाठ को पढ़ने के बाद हमें महसूस होती है, क्या AI उस प्रामाणिकता का अनुभव हमें करा पाएगा? यदि वो करा ले गया तो संकट बहुत बड़ा हो जाएगा लेखक के सामने। यही अनुभूति की प्रामाणिकता लेखक का एक ऐसा हथियार है जिसे उसे लगातार मजबूत करना होगा AI जैसे शत्रु से निपटने के लिए। उसकी स्मृति भी लेखक की जो स्मृति है, निश्चित ही लेखक की स्मृति, देखिए स्मृति जो है वो न वृहद तौर पे अनुभूति का ही अंग है। अनुभूति में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनुभूति में हमारा यथार्थ आता है, अनुभूति में हमारी स्मृति आती है, अनुभूति में हमारी कल्पना आती है, अनुभूति में हमारे निजी और सामूहिक स्वप्न भी आते हैं। तो यथार्थ, कल्पना, स्मृति और स्वप्न, ये जो चार तत्व हैं जो कि लेखक की चारों दिशाएं हैं, ये जब तक लेखक के पास ये रहेंगे AI मात खाता रहेगा और अगर इसका उल्टा हो गया तो लेखक मात खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी सारंग पिछले दिनों वो एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, उसका युवा नोवाल हरारी का, संगत पर ही आ रहा था वो, तो उन्होंने कहा था कि AI अभी अमीबा की स्थिति में है, अभी अमीबा जैसा है, इसके बाद भी इतना हम लोग सब आक्रांत हैं उससे, तो अभी तो उसकी लगभग एक तरह से शुरुआती दौर ही है। अमीबा माने शुरुआती दौर है, भविष्य में बेबी डायनासोर जैसी स्थिति भी बन जाए, हो सकता है। तो सारंग, मेरा आपसे ये सवाल है कि बाकी जो टेक्स्ट होती है जैसे टेक्निकल है, उसमें तो AI बहुत आसानी से हमारी मदद भी कर रही है, प्रशासनिक है, लीगल है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब हम लिटरल टेक्स्ट की बात करते हैं या लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं, साहित्यिक रचनाओं की बात करते हैं, तो तय है कि साहित्यिक जो हमारी रचनाएं होती हैं उनमें अपना एक उनका सांस्कृतिक बोध होता है उनमें, है ना, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, कुछ ऐतिहासिक बोध होता है उनमें और कुछ स्थानिक संदर्भ भी होते हैं जिन्हें हम लोकल वगैरह के नाम से जानते हैं। तो क्या ये साहित्यिक रचनाओं की ताकत है, ये चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, और क्या AI कभी या अभी या आने वाले समय में इन चीज़ों का अतिक्रमण कर सकती है, जिनका संदर्भ अभी गीत भाई ने भी दिया कि वो लेखक की ताकत है? कब तक रहेगी ये ताकत, मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जो हरारी कह रहे हैं, स्मृति की बात कर रहे थे, हरारी ने इस पर एक लंबा चैप्टर लिखा है कि आने वाले समय में हमारी स्मृति, हमारी कल्पना, हमारे अंदर जितनी सारी पीछे जो हम इतिहास की चीज़ें लाएं वो कैसे ओवरलैप करते चले जाएगा। एक चीज़ अमीबा की स्थिति है, तो जो मैंने पहले कहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी 2022 से लेकर 2025 तक जो चीज़ें आगे आई हैं वो बहुत तेज़ी से बदल गई हैं। और उसे बनाने वाले कौन हैं? उसे बनाने वाले हम लोग हैं। हमारे से ही वो सीख रहा है, हम जैसा उससे कह रहे हैं उसी चीज़ से वो सीख रहा है। बात रचनात्मक लेखन की है। यूनेस्को की 2025 की एक रिपोर्ट है, वो जो कहता है कि हिंदी भाषा और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या जो बोलियां हैं उसमें AI के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं जो आप कह रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे परिवेश में, हमारे भूगोल में, हमारी जो आंचलिकता है वहाँ तक पहुँचने में AI के सामने बड़ी बाधा है। वो नहीं पहुँच पाएगा वहाँ तक, क्योंकि इस भाषा को, हिंदी भाषा को लो रिसोर्स लैंग्वेज कहा जाता है AI की टर्मिनोलॉजी में। मतलब डेटा उतना नहीं है, जितना आप डेटा दोगे उसके हिसाब से वो काम करेगा, तो वो डेटा नहीं है अभी, लेकिन हम लोग ही उसको डेटा दे रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि हम लोग ऐसे डेटा दे रहे हैं कि हमारे पास लगातार
आप उसकी जो डाउनलोड करने की जो कैपेसिटी है पिछले 2 साल में जितने मिलियंस और बिलियंस तक पहुंच रहा है वो, तो हम लगातार उससे जब बात कर रहे हैं या हमारे पास जो भाषाएं हैं उनके ज़रिए जब वो काम कर रहा है तो वो सीख रहा है। और जब सीख रहा है तो जो रीजनल हमारी जो बोलियां हैं, अवध है या दूसरी है मगही है या और आंचलिक जो बोलियां हैं, उनसे वो सब सीखते सीखते एक समय आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली, लेकिन निकट भविष्य में तो वो नहीं दिखाई देता, वहाँ उसके लिए चुनौतियाँ हैं। आंचलिकता में प्रवेश एआई के लिए बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू। गीत भाई, जो हमारे साहित्यिक टेक्स्ट होती हैं, खासकर कविता की हम बात करें, कई बार मैंने ये देखा कि बहुत सारी जो कविताएं हम कवि लिख रहे हैं, मनुष्य लिख रहे हैं, मनुष्य के रूप में कवि जो लिख रहा है, उनसे अच्छी कविताएं एआई लिख रहा है। मतलब बहुत सारी कविताएं लगातार लिखी जा रही हैं, हर आदमी कविता लिख रहा है, तो ऐसी भी कविताएं आ रही हैं कवियों द्वारा लिखी गई जिनमें एआई का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जब वो कविताएं हम एआई में देख रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी अच्छी कविताएं उसमें एआई भी अच्छी कविताएं जनरेट कर रहा है। लेकिन मेरा ये प्रश्न नहीं है, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। मेरा पूछना ये था कि कविता में जो हम भाषिक खेल करते हैं, जिसे वर्ड प्ले भी कह सकते हैं, आपके पास भी खूब मिलता है, वर्ड प्ले कहते हैं, मेटाफर है और ये तमाम चीज़ें हैं इत्यादि हैं, तो ये खास बनाता है हमारी कविता को। एक अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता कविता की एक बड़ी विशेषता होती है, वो उस कविता को एक खास, हमारी कविता को खास बनाती है। तो क्या एआई इन तक पहुंच पाएगा कभी इस तरह से? जनरेटिव एआई की जो बनावट है वो इस तरह से है कि वो इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम सामग्रियों का विश्लेषण करके उनके श्रेष्ठ को हासिल करके कुछ शब्दों में पिरो के रख देता है। तो जब आप एआई से ये कहते हैं कि मुझे इस विषय पर आप कविता लिख के दीजिए, समझिए कि पानी पर कविता लिख कर दीजिए, तो विद इन सेकेंड्स एआई पानी पर इंटरनेट पर उपलब्ध जितनी चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करता है। लेकिन शैली वो आपकी कॉपी कर रहा है। अगर आप पूछेंगे, आप उस पर ग्रॉक पर डालिए, चैट जीपीटी पर डालिए, किसी पर भी डालिए, जैसे कि गीत डाल रहे हैं, गीत चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे पानी पर या समुद्र पर एक कविता दीजिए। आप देखिए, मैंने कुछ प्रयोग किए थे सिर्फ हंसी मजाक में कि यार देखें किस हद तक ये बदतमीजी पे उतारू है एआई। तो उसमें जो है उसमें ये मैंने पाया कि जब मैंने कहा कि मुझे इस पर कविता लिख कर दीजिए, उसने जिस तरह की छोटी कविताएं मैं लिखता हूँ, जिस शैली की थोड़ी सी करती हूँ, सेम उसने इमिटेट करके वही कविता उसने ला के रख के दे दी। हाँ, वही कह रहा हूँ, चूँकि गीत चतुर्वेदी की कविताएं इंटरनेट पर बहुतायत में हैं, तो वो उस कविता में से बहुत सारी अच्छी पंक्तियाँ चुनकर और दूसरी तमाम कविताओं, पानी पर लिखी दूसरी तमाम कविताओं से अच्छी पंक्तियाँ चुनकर कुछ बना देता है। यानी जो चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है एआई उसी में से बनाएगा। आप किसी ऐसे कवि की शैली में लिखने को कहिए जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा। यानी एआई की सीमा इंटरनेट है। देखिए, एक लेखक या कवि की रचना की सबसे बड़ी शक्ति उस रचना के भीतर कहा गया सत्य है। क्या एआई उस सत्य को पकड़ पाएगा? एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ, किंवदंती है। कुमार जीव बहुत बड़े अनुवादक थे, बौद्ध साहित्य का अनुवाद उन्होंने किया था। 3री-4वीं शताब्दी में वो रहते थे। चीन के राजा ने, कुमार जीव भारतीय थे, चीन के राजा ने कुमार जीव को कश्मीर में ले जाकर बसाया और उनसे कहा कि बौद्ध धर्म के जो सूत्र हैं, जो पाली में हैं, संस्कृत में हैं, उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया जाए। तो कुमार जीव ने बहुत सारे अनुवाद किए चीनी भाषा में। जब कुमार जीव का निधन हो गया और उनकी चिता का दाह संस्कार किया गया, तो कुमार जीव का पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनकी जीवा यानी उनकी जीभ वो जलने से बच गई। वो चिता पर यूं ही बची हुई पड़ी रही। ये एक किंवदंती है कुमार जीव से जुड़ी हुई। विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं कि बौद्ध धर्मों का सत्य, बौद्ध सूत्रों का सत्य
अनुवादक की जीभ पर टिका रह गया था, इसलिए अनुवादक की जीभ ने जलने से मना कर दिया। ये रचना में आई हुई शक्ति है, सत्य की शक्ति, जो अनुवादक की जुबान को भी जलने से रोक सकती है। ये शक्ति किसी भी रचना को बड़ा बनाती है, सत्य की शक्ति। सत्य की वो शक्ति स्थानापन्न नहीं हो सकती। अभी तक तो एआई जिस अवस्था में है, उस अवस्था में तो दिखता है कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। भविष्य का मुझे नहीं पता, क्योंकि भविष्य में एआई को लेके बहुत काम चल रहे हैं। कुछ लेखक हैं, भारतीय लेखक, जिन्होंने एक स्टार्टअप बनाया है कि रियल टाइम ट्रांसलेशन कर दिया जाए, यानी यहाँ किताब छप के आई और 1 घंटे के भीतर उसकी अनुदित कई भाषाओं में संस्करण आ जाएगा। ऐसा एआई भी बना रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कितने सफल होंगे, कितने कामयाब होंगे, लेकिन एक लेखक के तौर पर मैं रचना में आए हुए उसी सत्य को देखना चाहता हूँ। वो अगर बचा रहेगा लेखक के पास, तो तब तक मैं पुरउम्मीद रहूँगा। थैंक यू। तो सारंग, अभी भी नेट पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोक भाषा है। यदि कोई एक लेखक है, कवि है, वो अपनी लोक के पास जाता है, लोक भाषा के पास जाता है, लोक भाषा के शब्दों को अगर कविता में अपनी रचनाओं में इस्तेमाल करता है, उसकी ताकत बहुत ताकतवर है। हमारी भाषा तो बोलियों से ही बनी हुई है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम नहीं जानते लोक भाषा के, है ना, क्योंकि वो चीज़ें जैसे जैसे चीज़ मरती है तो भाषा के शब्द भी मर जाते हैं, यूज़ में जब आना ख़त्म होता है ना। आज की पीढ़ी से आप ओंगन पूछ लीजिए, दादा ओंगन, है ना, नहीं बता पाएगा ओंगन का क्या अर्थ होता है। बैलगाड़ी से जुड़े हुए तमाम जो शब्द लोक भाषाओं में थे, वो तमाम शब्द मर गए हैं, है ना। तो अगर लोक की भाषा को जितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एआई बड़े मानक से शब्दों को पकड़ता है, बड़ा यूनिवर्सल सी भाषा है उसकी। अनुवाद करते वक्त वो एक बड़ी सार्वभौमिक सी भाषा का उपयोग करता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कह लीजिए उसको। तो एक लेखक के तौर पर अगर वो भाषा, मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह की स्ट्रेटजी आगे के लिए अपनाता है, लोक भाषा का यूज़ करता है, लोक भाषा के शब्दों का यूज़ करता है नेचुरल ढंग से, नैसर्गिक ढंग से, कोई थैगड़ों की तरह नहीं, क्योंकि ये अभी अनएक्सप्लोर्ड है एआई के लिए, ये फील्ड भाषा वाला। तो कैसा रहेगा ये, क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है ये एक लेखक के लिए भाषा में अपने प्रयोग करने के लिए? देखिए, 2 चीज़ हैं। जब हम अनुवाद की बात कर रहे हैं तो हम डेटा की बात कर रहे हैं, जो अवेलेबल डेटा है उस डेटा के बेसिस पे वो प्रोसेस करता है। दिस इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये मशीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं वो